क्या क्रिप्टो करेंसी भारत में लीगल है, कानूनी है, या ये एक कानूनी टाइम बॉम्ब है? हर दिन हजारों लोग बिटकॉइन, इथेरियम और सैकड़ों डिजिटल कॉइन्स में ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन क्या उन्हें पता है कि भारत में असल में कौन सा कानून क्रिप्टो पर लागू होता है? क्या ये आरबीआई एक्ट है, या फिर पीएमएलए है, या फिर इनकम टैक्स एक्ट है, या कुछ और बिल्कुल अलग? सच्चाई ये है कि भारत में आज तक कोई एक जो पूरा का पूरा क्रिप्टो को कवर करता हो, रेगुलेट करता हो, ऐसा कोई भी क्रिप्टो कानून भारत के अंदर मौजूद नहीं है। लेकिन ध्यान रखिए, ये गैर कानूनी भी नहीं है। क्रिप्टो गैर कानूनी भी नहीं है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। आज हम इस वीडियो में डिकोड करने वाले हैं भारत में क्रिप्टो की जो असली कानूनी स्थिति है वो क्या है, जैसे आरबीआई एक्ट, फेमा रेगुलेशन, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और इनकम टैक्स एक्ट मिलकर इसे अप्रत्यक्ष रूप से कैसे रेगुलेट करते हैं। और साथ ही बात करने वाले हैं मद्रास हाई कोर्ट के उस ऐतिहासिक फैसले की जिसने पहली बार कहा कि क्रिप्टो संपत्ति मानी जाएगी। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज के इस सेशन के अंदर हम आज भारत की क्रिप्टो कड़ी क्या है और वो क्रिप्टो करेंसी खड़ा कहां है और आने वाले समय के अंदर इसका क्या भविष्य हो सकता है, वो सब कुछ कवर करने वाले हैं। आखिरी तक रुकिएगा जरूर, क्योंकि ये आपके लिए सबसे ज्यादा वैल्यू वाले अगले कुछ मिनट हो सकते हैं। चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। तो चलिए सबसे पहले बात कर रहे हैं आरबीआई ने जो पाबंदी लगाई थी उसी के बारे में बात करते हैं। थोड़ा पीछे चलते हैं, 2018 अप्रैल 2018 की बात करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने एक सर्कुलर जारी किया जिसमें सभी बैंकों और वित्तीय संस्थानों को निर्देश दिया गया कि वे किसी भी तरह की क्रिप्टो एक्सचेंजेस या फिर क्रिप्टो ट्रेडिंग से जुड़ी सेवाएं ना दें। मतलब आरबीआई ने सर्कुलर दिया बैंकों को कि आप किसी भी क्रिप्टो एक्सचेंज को सेवाएं ना दें और ना ही क्रिप्टो ट्रेडिंग संस्था को सेवाएं दें। मतलब यह कि क्रिप्टो पर सीधे बैन नहीं लगाया गया, लेकिन बैंकों को काट देने के लिए ट्रेडिंग लगभग असंभव हो गई। बैंकों को बोल दिया कि आप क्रिप्टो ट्रेडिंग में इन्वॉल्व मत होइएगा। आरबीआई ने कहा कि क्रिप्टो बहुत जोखिम भरा है, इससे मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फंडिंग और लोगों के पैसे का नुकसान की संभावना रहती है। लेकिन असली विवाद यही था, क्योंकि संसद ने अभी कोई कानून पारित नहीं किया है जो क्रिप्टो पर रोक लगाता हो। आरबीआई एक रेगुलेटर है और इसे किसी कानूनी आधार के बिना इतनी बड़ी रोक लगाने का अधिकार नहीं था। और फिर शुरू हुआ वो केस जिसने सब कुछ बदल दिया। बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले की। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया बनाम आरबीआई 2020 का ये केस है। इस केस में क्रिप्टो एक्सचेंजों ने आरबीआई के सर्कुलर को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। उनका यह तर्क था कि आरबीआई का कदम उनके संवैधानिक अधिकार यानी कि आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी के तहत व्यवसाय करने की स्वतंत्रता का उल्लंघन कर रहा है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन का उल्लंघन कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरबीआई ने अपनी शक्ति का यहां पर अनुपातहीन प्रयोग किया है, डिस्प्रपोर्शनेट यूज किया है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने माना। और ऐसा क्यों कहा, उसके पीछे का कारण यह था क्योंकि कोई ठोस सबूत नहीं था कि क्रिप्टो से किसी तरह का नुकसान हुआ हो। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के अंदर यह भी कहा कि आरबीआई के पास नो डाउट नियंत्रण का अधिकार है, कंट्रोल का अधिकार है, रेगुलेशन का अधिकार है, लेकिन उसे किसी वैध गतिविधि को पूरी तरह समाप्त करने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए अदालत ने आरबीआई का सर्कुलर रद्द कर दिया, जो 2018 वाला सर्कुलर था ना कि बैंक डील नहीं करेंगे क्रिप्टो एक्सचेंजों के साथ, क्रिप्टो ट्रेडर्स के साथ। अब वो बैन हट गया है, अब ये मानिए इस फैसले के बाद। अब इस फैसले का परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि क्रिप्टो ट्रेडिंग भारत में फिर से शुरू हो गई। कानूनी मुद्रा नहीं बनी, ये बात ध्यान रखिए। जो क्रिप्टो करेंसी है अभी भारत के अंदर वो लीगल टेंडर नहीं है, कानूनी मुद्रा नहीं है। आप उसको दे के किसी और से कुछ और सामान नहीं खरीद सकते हैं। लेकिन
ट्रेडेबल असेट जरूर है, आप उसको खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं, मगर उससे कुछ और खरीद नहीं सकते। ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो लीगल टेंडर नहीं है, बस वो ट्रेडेबल एक असेट है। आप उसे खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं। यानी भारत में जो क्रिप्टो है वो अवैध नहीं है, इलीगल नहीं है, गैर कानूनी नहीं है, पर आप इसे देकर एक कॉफी शॉप पर कॉफी नहीं खरीद सकते, मार्केट से अपने पैंट शर्ट नहीं खरीद सकते, या और कोई सामान नहीं खरीद सकते, या कोई और बिल चुका नहीं सकते। अब आप मुझे आगे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सही था? क्या आरबीआई को और सख्त होना चाहिए था या नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दीजिएगा। अब बात करते हैं उस कानूनी शून्य की जहां पर भारत में कोई भी ऐसा कानून नहीं है जो क्रिप्टो को पूरी तरह रेगुलेट करता हो। 2020 के बाद भारत एक कानूनी खालीपन में था, मतलब यानी कि लीगल वैक्यूम में था एज फार एज क्रिप्टो करेंसी इज कंसर्न्ड। ना यहां पर हमारे यहां कोई बैन है, ना ही कोई स्पष्ट कानून है। क्रिप्टो को ना ही बैन किया गया, ना ही इसको रेगुलेट करने के लिए हमारे पास कोई स्पष्ट कानून है। तो इसमें सरकार ने क्या किया उसको समझते हैं। आइए एक एक कानून को समझते हैं। यहां सिर्फ एक कानून नहीं है, कई कानूनों के माध्यम से आज की तारीख के अंदर भारत में क्रिप्टो रेगुलेट होती है। सबसे पहले जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो है आरबीआई एक्ट 1934 और इसका सेक्शन 35A। आरबीआई एक्ट 1934 रिजर्व बैंक अधिनियम और इसका धारा 35A ये कहता है, जो आरबीआई को दिशा निर्देश देने का अधिकार देता है, लेकिन चूंकि क्रिप्टो लीगल टेंडर नहीं है, मुद्रा नहीं है, इसलिए आरबीआई का नियंत्रण सिर्फ बैंकिंग सिस्टम तक ही सीमित है, क्रिप्टो पर सीधे नहीं लगता है। अब बात करते हैं इसके बाद फेमा रेगुलेशंस की। फेमा 1999 की रेगुलेशंस हैं। ये क्या है? रेगुलेशंस हैं, लॉ है, एक्ट है। जो फेमा 99 एक्ट है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है। अगर आप किसी विदेशी एक्सचेंज से क्रिप्टो खरीदते या बेचते हैं या विदेश से पैसा ट्रांसफर करते हैं तो फेमा लागू होता है। ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर आप किसी विदेशी एक्सचेंज से क्रिप्टो खरीदते हैं, बेचते हैं या विदेश से पैसा ट्रांसफर करते हैं तो फेमा एक्ट लगता है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट लगता है। इसलिए क्रॉस बॉर्डर क्रिप्टो लेन देन में विदेशी मुद्रा नियम लग सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। और इसके बाद है पीएमएलए 2002, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। ये सबसे अहम बदलाव था। मार्च 2023 में सरकार ने आदेश जारी किया कि वर्चुअल डिजिटल असेट सेवा प्रदाता यानी कि क्रिप्टो एक्सचेंज जो हैं अब पीएमएलए के तहत रिपोर्टिंग एंटिटी माने जाएंगे। वर्चुअल डिजिटल असेट सेवा प्रदाता मतलब जो वर्चुअल डिजिटल असेट सर्विस प्रोवाइड करते हैं जैसे कि क्रिप्टो एक्सचेंजेज, वो अब पीएमएलए कानून के तहत आएंगे, उनको रिपोर्टिंग एंटिटी माना जाएगा इस कानून के तहत। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अब हर एक्सचेंज को केवाईसी यानी कि नो योर कस्टमर जरूरी करना होगा और संदिग्ध लेन देन जैसे एफआईयू और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट जो इंडिया है उसको रिपोर्ट करना होगा। अगर कोई संदेहास्पद क्रिप्टो में ट्रेडिंग हो रही है या लेन देन हो रहा है तो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट भारत की को रिपोर्ट वो मैटर करना होगा और रिकॉर्ड 5 साल तक सुरक्षित रखना होगा। यानी अब क्रिप्टो भी मनी लॉन्ड्रिंग कानूनों के दायरे में आ चुका है। अब बात करते हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961 की। 1 अप्रैल 2022 से सरकार ने सेक्शन 115BBH इनकम टैक्स एक्ट का ये बात ध्यान रखिएगा, सेक्शन 115BBH वो ये कहता है कि 30% इनकम टैक्स लगेगा क्रिप्टो से होने वाले सभी गेन पर। यानी कि इनकम टैक्स एक्ट की धारा 115BBH के तहत सभी क्रिप्टो लाभ पर, क्रिप्टो गेन्स पर जो आपने क्रिप्टो से कमाई की है उस पर 30% टैक्स लगेगा ही लगेगा। इसके अलावा सेक्शन 194S के तहत हर क्रिप्टो ट्रांसफर पर 1% टीडीएस भी देना जरूरी होगा। जो भी क्रिप्टो ट्रांसफर होगा उस पर 1% टीडीएस भी देना जरूरी होगा। यह बात आप ध्यान रखिएगा। यानी सरकार ने क्रिप्टो को न तो बैन किया है और ना ही फ्री छोड़ा है, बल्कि टैक्स और मॉनिटर करना शुरू कर दिया है।
अब बात करते हैं मद्रास हाई कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले की जो 2025 में आया है। अभी हाल ही में ये फैसला आया है, इसके ऊपर हमने चैनल पर एक डिटेल वीडियो भी बनाया, आप उसको भी जाकर देख लीजिएगा। 2025 में अभी हाल ही में मद्रास हाई कोर्ट ने एक और बड़ा फैसला सुनाया है और इसमें अदालत ने कहा है कि क्रिप्टो करेंसी भारत में संपत्ति मानी जाएगी, एक लीगल प्रॉपर्टी मानी जाएगी। कोर्ट का अवलोकन था, इसमें ऑब्जर्वेशन थी कि डिजिटल असेट्स को ट्रस्ट में रखा जा सकता है, स्वामित्व में लिया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है और विरासत में भी दिया जा सकता है, मतलब ट्रांसफर भी किया जा सकता है, किसी और को दिया भी जा सकता है। यानी अब क्रिप्टो को एक असेट क्लास के रूप में कानूनी मान्यता दी गई है। इसका मतलब यह भी है कि अगर कोई आपको क्रिप्टो में धोखा देता है तो आप उसके खिलाफ विश्वासघात या फिर गबन या फिर चीटिंग जैसा केस दर्ज कर सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे किसी जमीन या फिर संपत्ति के मामले में किया जाता है। यह फैसला भारत में स्वामित्व अधिकारों यानी कि ओनरशिप राइट्स के लिए एक मील का पत्थर है। अब बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय प्रभाव और FATF के मानकों के बारे में बात करते हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके बारे में बात करते हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर के जो मानक हैं उनकी बात करते हैं। भारत FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के मानकों का पालन कर रहा है। वी आर फॉलोइंग द गाइडलाइंस ऑफ FATF गाइडलाइन, हम फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं जो दुनिया भर के देशों के लिए एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर टेरर फाइनेंसिंग के दिशा निर्देश तय करता है। FATF के अनुसार हर देश को वर्चुअल असेट सर्विस प्रोवाइडर्स VASPs यानी कि क्रिप्टो एक्सचेंजेस को बैंकिंग जैसा रेगुलेट करना चाहिए। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ये कहता है कि हर देश को वर्चुअल असेट सर्विस प्रोवाइडर्स को बैंकिंग की तरह रेगुलेट करना चाहिए, यानी KYC फॉर्म, AML और क्रॉस बॉर्डर रिपोर्टिंग सब कुछ लागू होना चाहिए। भारत ने PMLA के तहत क्रिप्टो एक्सचेंजों को शामिल करके यही कदम उठा लिया है। मतलब अब भारत में क्रिप्टो बैन नहीं बल्कि भारत क्रिप्टो को मॉनिटर कर रहा है, उस नीति पर चल रहा है। अब मुझे आप बताइए, क्या भारत को एक नया क्रिप्टो रेगुलेशन एक्ट बनाना चाहिए या अभी के नियम जैसे कि PMLA, इनकम टैक्स, FATF ये ही काफी है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा, डिटेल में बताइएगा और उसके पीछे का कारण भी बताइएगा। अब बात करते हैं सरकार की स्थिति और इसमें भविष्य में क्या हो सकता है, भविष्य की स्थिति के बारे में, दशा और दिशा के बारे में बात करते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा कि जो सरकार है उसने क्रिप्टो के मामले में बिल्कुल एक आधिकारिक रूप स्पष्ट कर दिया है कि भारत में जो क्रिप्टो है वो एक कानूनी मुद्रा नहीं है, लीगल टेंडर नहीं है, आप उसको देकर कोई और सामान खरीद नहीं सकते, ठीक है, लेकिन वो एक टैक्सेबल डिजिटल असेट जरूर है। मतलब आप उसमें ट्रेड कर सकते हैं और आपने उससे कुछ पैसा कमाया है तो उस पर टैक्स लगेगा ही लगेगा। क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021 एक प्रपोज्ड बिल था जो पास नहीं हो सका। आपको मैं बता रहा हूं, क्रिप्टो करेंसी पर बिल लाने की कोशिश की थी। क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021 जो बिल आया था उसका उद्देश्य था कि जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज हैं उस पर रोक लगाना और डिजिटल रूपी CBDC को लाना, डिजिटल रूपी को लेके आना। लेकिन वो बिल जो है अभी तक पास नहीं हुआ है। 2023 में RBI ने ई-रूपी यानी कि डिजिटल रूपी का पायलट प्रोजेक्ट जरूर शुरू किया था। मतलब भारत सरकारी डिजिटल मुद्रा की दिशा में आगे बढ़ रहा है, न कि पूरी तरह की फ्री क्रिप्टो के रास्ते पर। हम डिजिटल रूपी लेके आ रहे हैं, उसका पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है। हम क्रिप्टो को पूरी तरह लीगल टेंडर नहीं मानने वाले हैं। एक तरह से सरकार ने ये रुख स्पष्ट कर दिया है। 2025 में रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत सिस्टेमिक रिस्क के डर से पूरी क्रिप्टो रेगुलेशन फ्रेमवर्क को जल्दबाजी में नहीं अपनाना चाहता। ये एक रॉयटर्स की रिपोर्ट है, उसमें ऐसा कहा गया था। अब भविष्य में क्या हो सकता है उसको समझते हैं। संभावना यह है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल असेट लॉ आएगा जो ये तय करेगा कि क्रिप्टो का जो स्पष्ट परिभाषा भी देगा, एक्सचेंजों के लिए लाइसेंसिंग सिस्टम भी प्रोवाइड करेगा, उपभोक्ता सुरक्षा नियम भी प्रोवाइड कर सकता है और अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टिंग व्यवस्था को भी इंक्लूड कर सकता है। सरकार की यहां पर दिशा साफ है, रेगुलेट करो, बैन नहीं। अब अंत में हम अपने निष्कर्ष की तरफ चलते हैं और थोड़ा विश्लेषण भी करते हैं। तो इसे अगर हम आसान भाषा में समझें तो ये बात ध्यान रखिएगा, भारत के अंदर क्रिप्टो बैन नहीं है।
मगर वो साथ के साथ एक कानूनी मुद्रा भी नहीं है, लीगल टेंडर भी नहीं है। आप उससे कोई सामान उसे देकर कुछ और सामान खरीद नहीं सकते हैं। हाँ, आप क्रिप्टो को खरीद भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं, मगर उससे कोई और सामान नहीं खरीद सकते। जैसे हम पैसे देकर, मान लीजिए आप मार्केट में गए, आपने सब्जी वाले को पैसे दिए और उधर से टमाटर ले लिए, आलू ले लिया, कोई आपने मॉल में अपने कपड़े वगैरह, घड़ी वगैरह लिया, आप ऐसा क्रिप्टो के माध्यम से नहीं कर सकते क्योंकि क्रिप्टो भारत में लीगल टेंडर अभी नहीं है। आरबीआई सिर्फ बैंकिंग पर नियंत्रण रखता है, क्रिप्टो पर नहीं रखता, ये बात ध्यान रखिएगा। और कोर्ट्स अब क्रिप्टो को संपत्ति के रूप में मान्यता दे रही हैं, ये बात मद्रास हाई कोर्ट के फैसले से भी स्पष्ट हो गई है। भारत का रुख जो है वो बिल्कुल स्पष्ट है, साफ है। ना तो अंधा समर्थन होगा क्रिप्टो को और ना ही पूरी मनाही होगी, बल्कि एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाया जाएगा, नवाचार के साथ सावधानी बरतते हुए। इसी के साथ जो ये हमारा जो सेशन है कि क्रिप्टो भारत में कानूनी है या नहीं, तो ये पूरा होता है। तो अब अगली बार जब आपसे कोई ये पूछे कि क्या भारत में क्रिप्टो लीगल है, तो आप आत्मविश्वास से कहिए क्रिप्टो बैन नहीं है बल्कि रेगुलेटेड है। अगर ये वीडियो आपको मददगार लगा हो, पसंद लगा हो, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सभी के साथ साझा करिए, हाइप करिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आने वाले समय में ऐसे विश्लेषण और मिलते रहे। और नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा कि आप चाहते हैं कि अगला वीडियो हम क्रिप्टो टैक्सेशन या फिर ब्लॉकचेन की वैधता पर बनाएं। अपनी राय कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।